खबरें सुपरफास्ट में सबसे पहली खबर दिल्ली से, जहां वेलकम इलाके में 2 मंजिला इमारत धराशायी हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, एक शख्स घायल बताया जा रहा है। देर रात करीब 2 बजे यह हादसा हुआ। जानकारी के मुताबिक बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर खाली था और ग्राउंड फ्लोर पर जींस कटिंग का काम चल रहा था। इमारत पुरानी थी, जर्जर थी। जिस वक्त बिल्डिंग गिरी उस समय वहां 3 मजदूर काम कर रहे थे। तीनों ही मलबे में दब गए। खबर मिलते ही रेस्क्यू का काम तेजी से शुरू हुआ। कुछ देर के बाद तीनों को मलबे से बाहर निकाला गया, लेकिन 2 लोगों की मौत हो चुकी है। एक जख्मी है जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अगली खबर बदायूं की, जहां पर 19 मार्च की रात को हुई 2 मासूम बच्चों की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने उसी रात एक आरोपी साजिद को एनकाउंटर में मार गिराया, तो दूसरा आरोपी जावेद अब तक फरार है। उसका कोई सुराग नहीं मिला है। उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने 5 टीमें बनाई और साथ ही 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया। बदायूं और आसपास के इलाकों में जावेद की गिरफ्तारी के लिए लगातार तलाशी अभियान जारी है। एक दिन पहले इस बर्बर हत्याकांड की जांच के लिए डीएम ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दे दिए और 15 दिनों में रिपोर्ट भी मांगी है। दूसरा आरोपी फरार है, उस पर 25,000 रुपए का इनाम है। अब इस मामले की मजिस्ट्रियल जांच भी होगी। आरोपी का, जो मुख्य आरोपी साजिद है, उसका एनकाउंटर हो चुका है। उसका भाई अभी फरार चल रहा है जावेद, और परिवार गमजदा है। बदायूं डबल मर्डर मामले में मारे गए आरोपी साजिद की पत्नी ने लेकिन बड़ा खुलासा किया। उसने कहा है कि ना तो वो अस्पताल में भर्ती है और ना ही उसे पैसे की आवश्यकता है। आपको ये बता दें कि साजिद पत्नी की ही खराब सेहत का हवाला देकर 5,000 रुपए मांगने के लिए वहां पर गया था और वहीं पर उसने दोनों बच्चों को मार डाला। अब साजिद के ससुराल वाले ये साफ साफ कह रहे हैं कि इस मामले में उन्हें कुछ भी जानकारी नहीं। आज तक संवाददाता संतोष कुमार शर्मा ने उनसे खास बातचीत की है। साजिद की पत्नी है और इन्हीं के नाम पर साजिद ने उस परिवार के अंदर गया, कहा कि इसकी तबीयत खराब है, लेकिन ये हमारे सामने खड़ी है। आपकी तबीयत खराब है? ना ना, आप आगे आ जाओ। ना नहीं, आपके पति ने कहा कि जो है आप अस्पताल में एडमिट हैं और बच्चे के आप आगे आ जाइए। ना, खुद पहुंचाएगा। ये साजिद की सास है, बेटी की माँ है ना? क्या ये बेटी की तबीयत खराब है? ना, सही है हमारी बेटी तो। साजिद ने वहाँ पे कहा कि उसकी पत्नी की तबीयत खराब है, प्रेग्नेंट थी, उसको आज डिलीवरी होनी है, इसलिए 5,000 रुपए मांगे। ना, बेटी हमारी जठड़ी है। अच्छा। उनको राज नहीं को पता है, हमें क्या पता। हमारी बेटी हमारे जो और हम यहाँ। अफसोस है कि दामाद ने अच्छे बच्चों को मार दिया। अफसोस क्यों ना है, बहुत अफसोस है। खुद जान से चले गए, जो अफसोस ना है। हमारी जवान लड़की बैठी है, अफसोस क्यों ना है। आपसे क्या बात करते थे, मतलब अच्छे से रखते थे सब? हाँ, अच्छे से रखते थे, कोई बात नहीं, सही रखते थे। बच्चों को लेकर के कभी विवाद कुछ ना सुनो। बदायूं हत्याकांड को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल यादव और ओवैसी ने इस एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं, तो बीजेपी ने तमाम आरोपों को खारिज किया है। ये कोई इंसान नहीं कर सकता और इस तरह से उनको कत्ल करना, उनको मारना, हम उसका कंडेम करते हैं। और हम फिर से कह रहे हैं कि जब तक कोर्ट्स हैं, अदालत है, कानून है, तो कानून से उनको पनिशमेंट दिलाओ। आप रूल ऑफ लॉ से देश को चलाइए, रूल ऑफ गन से मत चलाइए। देखिए, ये सरकार का जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं तो लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त है। लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर नहीं है, बल्कि मैं तो कहूंगी कि लॉ एंड ऑर्डर अगर कहीं फेल था तो वो समाजवादी पार्टी की सरकार में था। 2012 से 2017 के बीच में था और यही कारण था कि उस दौरान मात्र 5 साल की सरकार में 300 दंगे समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए। बदायूं में 2 बच्चों की हत्या कर दी गई मुस्लिम व्यक्ति द्वारा। कल बदायूं में पता नहीं भारत किस स्थिति में जा रहा है, हिंदू
बुधवार को कांग्रेस सीईसी की बैठक दिल्ली में हुआ और इस बैठक में महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के लिए उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हुआ। इस मीटिंग के बाद आज कांग्रेस की तीसरी सूची जारी होने की उम्मीद है। सूत्र बताते हैं कि पार्टी ने महाराष्ट्र की 12 सीटों के लिए उम्मीदवार तय कर लिए हैं। वहीं गुजरात और राजस्थान की 7-7 सीटों पर उम्मीदवारों पर फैसला हो गया है। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र में भंडारा से नाना पटोले और सोलापुर से सुशील कुमार शिंदे की बेटी परिणीति शिंदे, कोल्हापुर से शाहू महाराज उम्मीदवार हो सकते हैं। वहीं गुजरात के आणंद से विधायक दल के नेता अमित चावड़ा, साबरकांठा से पूर्व केंद्रीय मंत्री तुषार चौधरी, छोटा उदयपुर से पूर्व विधायक सुखराम राठवा और कुछ और नाम फाइनल माने जा रहे हैं। हालांकि नामों का औपचारिक ऐलान अभी बाकी है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने अब तक 2 बार कुल 82 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। हमने महाराष्ट्र की कम से कम 19 सीट पे डिस्कशन किया है। कम से कम 12th जगह पे हम लोगों का ये फाइनलाइज हुआ है और कल हमारी सुबह शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे जी से मीटिंग है। महाराष्ट्र में आज के दिन जबरदस्त सियासी हलचल है। दिल्ली में कांग्रेस ने राज्य की लोकसभा सीटों के लिए मंथन किया है तो महाराष्ट्र के सियासी दल भी विचार विमर्श में ही जुटे हैं। आज राज्य की सियासत की पहली बड़ी हलचल MBA की बैठक है जो शरद पवार के घर पर होने वाली है। दूसरी खबर राज ठाकरे से जुड़ी हुई है जो पार्टी नेताओं के साथ बैठक करने वाले हैं। और तीसरी बड़ी खबर एकनाथ शिंदे की जो आज अपनी पार्टी के सांसदों, विधायकों और मंत्रियों के साथ मिलने वाले हैं। सुबह 10 बजे की महाविकास अघाड़ी के शरद पवार के आवास पर सिल्वर ओक पर बैठक होने जा रही है। इस बैठक में उद्धव ठाकरे, नाना पटोले, बाला साहेब थोराट, संजय राउत, जयंत पाटिल और अन्य दिग्गज शामिल होंगे। खबर है कि बैठक के लिए प्रकाश आंबेडकर को न्योता नहीं दिया गया है। माना जा रहा है कि MBA के बीच में सीटों के बंटवारे पर आज मुहर लग सकती है। जानकारी के मुताबिक उद्धव ठाकरे की पार्टी को सबसे ज्यादा 23 सीटें मिल सकती हैं, वहीं कांग्रेस को 19 जबकि शरद पवार की पार्टी को यहां 6 सीटें दी जा सकती हैं। उधर बीजेपी में भी लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। आज पार्टी तमिलनाडु की लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर विचार करेगी और खबर के मुताबिक आज शाम होने वाली बैठक में तमिलनाडु के सभी उम्मीदवारों के नाम तय किए जाएंगे। राज्य बीजेपी की कोर कमेटी के नेता आज दिल्ली पहुंच रहे हैं और माना जा रहा है कि तमिलनाडु में बीजेपी 15 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। बीजेपी ने पट्टाली मक्कल काच्ची के साथ तालमेल का फैसला किया है। महाविकास अघाड़ी सीटों के तालमेल को लेकर आज बैठक करने वाला है तो राज ठाकरे भी अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में बीजेपी से तालमेल को लेकर फैसला किया जा सकता है, उस पर विचार किया जाएगा। अभी 2 दिन पहले ही राज ठाकरे ने दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। उम्मीद की जा रही है कि MNS लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ तालमेल करेगी। उधर एकनाथ शिंदे भी आज अपनी पार्टी के मंत्रियों, सांसदों, विधायकों के साथ बैठक करने वाले हैं। दरअसल ठाणे में भी उन्होंने कुछ दिन पहले बैठक की थी और पार्टी सांसदों को यह भरोसा दिलाया था कि राज ठाकरे के बीजेपी से तालमेल का ज्यादा नुकसान नहीं होगा। और अब शिंदे एक बार फिर से पार्टी के नेताओं से मिल रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण में नामांकन का आज दूसरा दिन है। आज ही के दिन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी उधमपुर से नामांकन भरने वाले हैं। नामांकन से पहले जम्मू में अपने आवास पर वो पूजा पाठ करने के लिए पहुंचे। थोड़ी ही देर बाद वो नामांकन के लिए अब निकलेंगे। अब खबर बिहार की, जहां पर महागठबंधन अब तक सीट शेयरिंग का ऐलान नहीं कर पाया है और इसे लेकर पटना और दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर जारी है। पटना में तेजस्वी यादव ने खुद कमान संभाली है तो दिल्ली में पार्टी के नेता मनोज झा, एक दिन पहले ही तेजस्वी यादव से CPM के नेताओं ने मुलाकात की। इस बैठक में RJD के प्रदेशाध्यक्ष जगदानंद सिंह भी मौजूद थे। वहीं दिल्ली में मनोज झा ने कांग्रेस नेताओं के साथ बातचीत की है और सूत्र ये बताते हैं कि लेफ्ट 4 सीटों की मांग कर रहा है और जिन सीटों पर पेंच फंसा हुआ है वह है नवादा, कटिहार, गोपालगंज और हाजीपुर। लोकसभा चुनावों का बिगुल बजते महाराष्ट्र में सियासत गर्मा गई है। उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने प्रचार के शुरुआती दौर में ही प्रधानमंत्री मोदी की तुलना मुगल शासक औरंगजेब से करके विवाद की शुरुआत कर दी है। शिवाजी महाराज जन्माला आले आणि औरंगजेबाचा जन्म गुजरातमध्ये झाला। गुजरातमध्ये जिथे मोदी जन्माला आले त्याच्या बाजूला दाहोद नावाचं गाव आहे, तिथे औरंगजेब जन्माला आला आणि म्हणून औरंगजेबी वृत्ती गुजरात आणि दिल्लीतून या महाराष्ट्रावर चाल करून येते आहे आणि शिवसेनेच्या विरोधामध्ये
त्या स्वाभिमानाच्या विरोधामध्ये संजय राउत के औरंगजेब वाले बयान को लेकर सियासत तेज हो गई। बीजेपी ने कहा कि पीएम पर अपशब्दों की यह पराकाष्ठा है। ओवैसी ने भी संजय राउत पर निशाना साधा। माननीय प्रधानमंत्री जी की तुलना औरंगजेब से और गृह मंत्री जी की तुलना जो अफजल खान से की है, तो मैं इस पर सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के साम्राज्य का नाम था हिंदवी स्वराज्य, हिंदवी साम्राज्य, और बाद में जाकर उस साम्राज्य का नाम हुआ हिंदू पद पादशाही, और औरंगजेब के साम्राज्य को मुगलिया साम्राज्य कहते थे। ये मैं देश की जनता के विवेक पे छोड़ता हूं कि आज की राजनीति में कौन शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य के साथ खड़ा है, का प्रतिनिधि बन के खड़ा है, और कौन मुगलिया मानसिकता का प्रतिनिधि बनकर खड़ा है। वो 2014 में कुछ और बोल रहे थे। 2014 में क्या बोले वो? हिंदू हृदय सम्राट, इन्होंने अपना लिखे भी थे आर्टिकल में। तो बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, देखो आप। तो ये इनका ये चल रहा है। अब खबर राहुल गांधी से जुड़ी हुई। बीजेपी ने राहुल गांधी के बयानों की शिकायत चुनाव आयोग से की है। राहुल ने पीएम मोदी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और साथ ही मुंबई में शक्ति को हराने वाला बयान दिया था और यह भी कहा था कि राजा की आत्मा ईवीएम में है। ईवीएम पर भी राहुल गांधी ने सवाल उठाए। तो ऐसे तमाम बयानों को लेकर बीजेपी ने आयोग से शिकायत की है और राहुल पर कार्रवाई की मांग की है। ये जो है उन्होंने अपने ऑफिशियल हैंडल पे कहा, मैं बलात्कारियों को बचाने के लिए जान की बाजी लगा दूंगा नरेंद्र मोदी। पहली बात तो ऐसी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कभी ऐसी बात कही नहीं। दे शुड टेक सूटेबल एक्शन ऑन दिस। इन मुंबई उन्होंने कहा कि, और मैं कोट करता हूं, हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति। हम एक शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। A host of such malicious, highly condemnable statements have been made. So we had a long presentation before the Election Commission. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में पेश होना है और इस मामले में ईडी उन्हें 9वां समन जारी कर चुके हैं और आज उन्हें 9वें समन पर पेश होने के लिए कहा गया है। अब तक के तमाम समन पर अरविंद केजरीवाल एजेंसी के सामने हाजिर नहीं हुए। ईडी के कभी समन को अवैध तो कभी गैर कानूनी उन्होंने बताया। ऐसे में यह माना जा रहा है कि आज भी केजरीवाल ईडी के समन पर सवालों का जवाब देने के लिए हाजिर नहीं होंगे।